देखिए, आज हम अगला मॉडल पेपर करते हैं रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए। एसएसटी का ये मॉडल पेपर है और इसमें कुल आपसे 60 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आई थिंक आप सब लोग तैयार हो, शुरू करें। देखिए, पूरा पेपर है और जो भी आपके 12 यूनिट हैं उन सभी यूनिट से 5-5 प्रश्न इसके अंदर लिए गए हैं, जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है ना दोस्तों, ये कहाँ पर खोजे गए, ये पूछ रहा है इस प्रश्न के अंदर हमें राइट आंसर। तो बताइए फटाफट से इसका क्या आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होगा ना वो होगा गुजरात। ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा इसके अंदर पहला राइट आंसर। एक तो सुरकोटड़ा, धोलावीरा, लोथल, ये ऐसे प्रसिद्ध स्थल हैं। ये गुजरात राज्य के अंदर ही मिले हैं सारे, सुरकोटड़ा, धोलावीरा और लोथल, ये सब। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर का। इसमें हमसे पूछ रहा है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य लोगों की संस्था थी। यहाँ पे बताइए सामान्य लोगों की संस्था इनमें से कौन सी थी? समिति, सभा, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए दोस्तों, सामान्य लोगों की जो सवाल थी, संस्था थी, उसे कहते थे समिति। ठीक है ना, पहला ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था हुआ करती थी। इसमें जन के जो सभी सदस्य होते थे ना, वो सभी इसमें सम्मिलित होते थे। और लेकिन इसके अंदर स्त्रियों की सहभागिता का कोई उल्लेख मिलता नहीं है कि भाई इसके अंदर स्त्रियां भी आती थी। समिति का अध्यक्ष जो होता था ना, उसको ईशान कहा जाता था। तो ये ईशान शब्द आप याद रखना। समिति के अध्यक्ष को क्या कहते थे? ईशान। समिति जो है आधुनिक लोकसभा के समान ही मानी जाती है, जबकि सभा जो है ये आपकी राज्यसभा की तरह मानी जाती है। ये मैंने आपको महाजनपद काल पढ़ाए थे, उस टाइम में बताया था। आगे चलिए, तीन नंबर का प्रश्न है। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव और प्रवाह रुक जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो बताओ, देखें क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के अंदर राइट आंसर। तो भैया यहाँ पर अपना राइट आंसर आएगा संवर कहते हैं इसे। पहला ऑप्शन इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? प्रश्न संख्या नंबर 4 में नंद वंश का अंतिम सम्राट। तो दोस्तों इसके बारे में भी हमने बहुत देखा है, घनानंद था वो। मगध के नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। ये अगर आपको पूछ ले घनानंद किसका समकालीन था, तो दोस्तों ये था सिकंदर का समकालीन। यूनानी जो लेखक हैं, यूनानी लेखकों ने घनानंद को एक नाम दिया है अग्रेमिज। अग्रेमिज कहा है इसको। किसको? घनानंद को। यूनानी लेखक को, जो लेखक हुए, राइटर्स हुए उन्होंने। और इसी के टाइम में भारत के ऊपर सिकंदर का हमला भी हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी थी और नए राजवंश मौर्य वंश का उन्होंने स्थापना करी थी। 5वां प्रश्न देखिए, अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त किए जाते थे? क्वेश्चन संख्या नंबर 5 में आपको बताना है। तो तक्षशिला, तोशाली और उज्जैनी। पहला ऑप्शन हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल के अंदर तक्षशिला, तोशाली और उज्जैनी में कुमार नियुक्त किए जाते थे। 6 नंबर का प्रश्न देखिए अब आप। निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? क्या नाम है? तो भाई क्या आंसर हो जाएगा इसमें? मेघातिथि, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7वें नंबर का। अरब यात्री सुलेमान किस गुर्जर प्रतिहार शासक के काल में भारत आया था? बताओ 7वें नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? मीरभोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, नागबड़ द्वितीय, या महिपाल प्रथम? तो देखो दोस्तों, इसमें उत्तर होगा पहला ऑप्शन, मिहिरभोज प्रथम हो जाएगा इसमें। अरब यात्री सुलेमान है ना, ये 9वीं शताब्दी के अंदर भारत में आया था। इसने अकबर उल सिंध वल हिंद नामक ग्रंथ की रचना करी थी। मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये ग्रंथ पूछा जा सकता है आपसे। इसका नाम लिख देता हूँ मैं, अकबर उल सिंध वल हिंद।
देखो यार, इतना बड़ा भी कोई नाम होता है क्या? इतना रख देता, अखबार अल रख देते। चलो खैर, जो भी है यही है। आगे देखिए 8वें नंबर के प्रश्न में, पैगम वंश का आनंद मंदिर कहाँ है? देखो, इसका निर्माण है ना, एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1105 के अंदर करवाया था। उनका नाम था क्यानजीत। ठीक है, क्यानजीत। तो इन्होंने करवाया था म्यांमार, बोले तो बर्मा, बर्मा के अंदर। अगला प्रश्न 9 नंबर का देखिए, महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया था, किस युद्ध के अंदर? गोगुंदा, बयाना, खातौली और दिवेर। देखिए, तो यहाँ पर ना दोस्तों अपना आंसर होगा डी ऑप्शन, दिवेर। महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को दिवेर के युद्ध के अंदर, जो कि अक्टूबर 1582 में हुआ था, अक्टूबर 1582 के अंदर हुआ था, ठीक है, जिसमें अकबर का सेनापति काका सेरीमा सुल्तान खान था और महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? अमर सिंह। तो इन्होंने इनको पराजित किया और दिवेर के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। कर्नल जेम्स टोड था ना, उसने इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक माना था। तो अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कर्नल जेम्स टोड ने कौन से युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक माना, गौरव का प्रतीक माना, तो वो यही युद्ध था, दिवेर का युद्ध। और इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा भी दी थी। 10 नंबर का प्रश्न देखिए, मराठों का सर्वप्रथम किसने मनसबदारी व्यवस्था में शामिल किया? मराठों को सबसे पहले किसने मनसबदारी व्यवस्था में शामिल किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और अकबर वापस से आ गया है, तो इसके अंदर क्या है ना, हम कर देंगे औरंगजेब। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसमें? तो दोस्तों इसमें आंसर होगा पहला ऑप्शन, अकबर। वैसे अब आप कहेंगे सर ये मनसबदारी व्यवस्था थी क्या? देखो, मनसब का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि मुगल प्रशासन में किसी को भी कोई ओहदा देना, कोई पद देना, जिसे उसके ऊपर उस पद के ऊपर तैनात किया जाए, तो उसको मनसबदार कहा जाता था। और इसके लिए 3 स्तर होते थे। पहला था उमरा, जो सबसे छोटे मनसबदार को कहा जाता था, जो छोटी छोटी श्रेणी का होता था ना। उसके बाद आता था अमीर ए उम्दा, अमीर ए उम्दा, ये बीच के स्तर का होता था, मध्यम स्तर का मनसबदार होता था, जो थोड़ा सबसे बड़ा बीच वाला, और सबसे बड़ा जो था वो अमीर ए आजम के नाम से जाना जाता था। तो ये 3 तरह के होते थे। वैसे औरंगजेब जो था ना, औरंगजेब के शासन के अंदर सेना में सर्वाधिक संख्या में जो दक्कनी अमीर थे उनको शामिल किया गया था, जिसमें मराठा सर्वाधिक थे। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर का, अकबर के टाइम से ही मनसबदारी व्यवस्था शुरू हुई थी, ये भी ध्यान रखना है तुम्हें। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? 11 नंबर के प्रश्न में। रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त। इनके माता पिता, माता की हम अगर बात करें तो माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम था इनके का विश्वनाथ दत्त। ठीक है, अगला देखिए, शिवाजी व गणपति उत्सव किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों शिवाजी व गणपति जो उत्सव है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। तो हमारा आंसर होगा इसमें तीसरा राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक ने लोगों के अंदर राष्ट्र भावना को जगाने के लिए 1893 के अंदर गणपति उत्सव और 1895 के अंदर शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए थे। ठीक है जी, याद रखेगा। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाना चाहिए जाता है क्योंकि इसके पीछे का रीजन बताओ क्या है? क्या आंसर होगा 13 नंबर के प्रश्न में? राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे
15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना संविधान लिखित है, या फिर उसकी सरकार संघीय प्रणाली के अनुसार है? तो आंसर क्या होगा? राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसमें पहला ऑप्शन होगा। भारत गणराज्य है क्योंकि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी जो है वो राष्ट्रपति होता है, वंशानुगत नहीं होता है। वंशानुगत ना होकर के वो भारतीय जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है इसके बारे में आपको बताना है। हैबियस कॉर्पस रिट केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, या निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। तो डियर फ्रेंड्स 14 नंबर का जो प्रश्न है इसमें आंसर आएगा निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों के द्वारा ये जारी की जा सकती है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के अंदर 24 आवर्स के अंदर भीतर पेश करना होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य अवैध गिरफ्तारी को रोकना है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, किस आर्टिकल में? तो यहाँ पर दोस्तों अपना आंसर होगा 44 नंबर का आर्टिकल। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या नंबर 16, किस अनुच्छेद के तहत देश में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान है? बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। तो फ्रेंड्स देखो इसमें जो अपना आंसर होगा ना अनुच्छेद 324 ए हो जाएगा इसके अंदर। इसके तहत देश में स्वच्छ व निष्पक्ष निर्वाचन हेतु एक स्वायत्त शासी स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किशोर न्याय अधिनियम 2015 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई? बालकों की देखरेख एवं संरक्षण। तो 17 नंबर के प्रश्न में आंसर बता दीजिए आप क्या होगा। बढ़िया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर होगा 31 दिसंबर 2015, ऑप्शन नंबर पहला। इस अधिनियम में क्या है ना, किशोर अपराधी जो थे उनके संदर्भ में आयु 18 वर्ष से घटा करके 16 वर्ष किए जाने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी जो राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग, तो ये है दोस्तों विधायी। पहला ऑप्शन होगा इसमें सही उत्तर। राष्ट्रपति उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिनके ऊपर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है ना भाई। तो किसी भी अध्यादेश के द्वारा मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। अध्यादेश जो है कार्यपालिका को एक आकस्मिक परिस्थिति से निपटने की शक्ति प्रदान करते हैं। 19 नंबर का प्रश्न देखिए, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्न में से किसको है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर होगा प्रेसिडेंट को है, ऑप्शन नंबर हमारा पहला आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो वर्तमान में राज्यसभा के अंदर बात करें तो 245 सदस्य हैं जिनके अंदर 233 सदस्य निर्वाचित है और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत या नामित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? तो यहाँ पर अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के सदस्य या इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर होगा अध्यक्ष, प्रेसिडेंट जो बोल सकते हैं अपन कोई भी, पहला ऑप्शन हो जाएगा। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में लोकसभा का अध्यक्ष मत नहीं डाल सकता है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल का सचिवालय किसके प्रभार के अंतर्गत है? 21 नंबर के प्रश्न में। तो दोस्तों ये जो प्रभार है ये होता है भारत का प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन। मंत्रिमंडलीय जो सचिवालय है प्रधानमंत्री के अधीन ही संचालित होता है और एक प्रमुख विभाग है। इसका जो शीर्ष मतलब ऊपर से ऊपर तक का जो अधिकारी होता है ना वो होता है प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव जो होता है ना वो। ठीक है, तो ये सचिवालय मंत्रिमंडल के विभिन्न मंत्रियों और उनके जो मंत्रालय होते हैं उनके बीच समन्वय की भूमिका निभाता है। राइट, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए 22 नंबर के प्रश्न में। हाँ जी, तो क्या आंसर होगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हो जाएगा डी ऑप्शन। संविधान का एक आर्टिकल है 155, इसके अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर की जाती है। 23 नंबर का प्रश्न देखिए,
गरजती 40, प्रचंड 50 और चीखता 60। क्या है ये? समुद्री तूफान है, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं, या उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं, या प्रशांत महासागरीय धाराएं हैं। तो गाइज यहाँ पे आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं ये, राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब इसके पीछे लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, दक्षिणी गोलार्ध जो है ना, दक्षिणी गोलार्ध, इसके अंदर स्थल का अभाव है, इसी क्योंकि पानी ज़्यादा है ना यहाँ पे, इसी कारण से पछवा जो पवनें होती है ना, पछवा पवनें, वो बहुत तेज़ गति से प्रभावित होती हैं, इसीलिए इन्हें 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है ना उसके पास गरजती 40 कहा जाता है, बहुत तेज होने के कारण गरजती 40। 50 डिग्री जो है ना वहाँ पे 50 डिग्री अक्षांश के पास में भयंकर 50 कहा जाता है, जिसको प्रचंड 50 कह सकते हैं। और 60 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है उसके पास में चीखती 60। तो ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे स्थल का अभाव है और हवाएं बहुत तेज चलती हैं, इसलिए। समझ जाओ। आगे चलो, शीतोष्ण कटिबंध उष्ण कटिबंध की स्थिति बताइए, एक तरफ, दो तरफ, किसी तरफ नहीं, या फिर कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पे आंसर होगा दोनों ओर, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। शीतोष्ण कटिबंध उष्ण कटिबंध के दोनों ओर स्थित है। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध की हम बात करें तो जो कर्क रेखा है, कर्क वृत्त 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से आर्कटिक वृत्त जो होता है, मतलब ध्रुवीय वृत्त होता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, है ना। और दक्षिणी कटिबंध की स्थिति बात करें अपन मकर रेखा की, नीचे यहाँ पे मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और जो अंटार्कटिका व्रत है यानी कि दक्षिणी ध्रुव 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनके बीच में इस कटिबंध में सूर्य की स्थिति ठीक सिर के ऊपर नहीं होती है, राइट। आगे चलो, अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियों जैसे पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है भाई। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.95% है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है? बताइए 26 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तो भैया देखो, हरिकेन, टोर्नाडो, प्रचंड चक्रवात या उपरोक्त सभी, तो इसमें होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कुछ भाग हैं जिनके अंदर इनको बांटा जा सकता है, जैसे क्षीण चक्रवात, प्रचंड चक्रवात, हरिकेन चक्रवात, टाइफून चक्रवात भी हरिकेन को ही बोला जाता है, और टोर्नाडो चक्रवात। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? 27 नंबर के प्रश्न में। अब देखो यहाँ पे भारत का पूछ रहा है आपसे, कंचनजंगा, गोडविन आस्टीन, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। तो जो K2 चोटी है ना, K2 गोडविन आस्टीन के नाम से भी जानी जाती है, और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर है। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। नंदा देवी एवं फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताइए 28 नंबर के प्रश्न में। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम। तो गाइज यहाँ पर ना अपना आंसर जो होगा वो होगा पहला ऑप्शन, उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखिए, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए 29 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर होगा 1960 के अंदर हुई थी, ठीक है ना, 1960 में, 1960 के अंदर। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो था उसका नाम था गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने करी थी 1960 के अंदर। और डेट की बात करें तो 17 नवंबर 1960 में करी थी, उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, जरा उत्तर बताइए। निम्नलिखित राज्य समूहों में से वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा पंजाब और तमिलनाडु, पहला ऑप्शन। अगला देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? बताओ जी क्या उत्तर होगा? हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है, कौन सा जिला है वो? तो हाड़ौती के पठार में झालावाड़ आता है, बारा आता है, कोटा आता है, बूंदी आता है, बट दौसा नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, बताइए कौन सा है?
औसत वर्षा राजस्थान का सबसे अधिक जिला, तो क्या आंसर हो जाएगा, झालावाड़ जिले के अंदर। तीसरा ऑप्शन होगा 100 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पे लगभग हो जाती है। और हाड़ौती की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राजस्थान का कुल जो क्षेत्रफल है ना उसका 6.89% क्षेत्रफल है हाड़ौती का, और 11% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। संभाग भी है ये, कोटा संभाग के अंतर्गत ये चारों जिले आते हैं हाड़ौती वाले। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? तो यहाँ पर दोस्तों 33 में आंसर क्या होगा, चंबल, बी ऑप्शन। चंबल नदी देखो विश्व की एकमात्र नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर 3 बांध बनाए गए हैं और तीनों पर ही जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है कौन सी? दोमट या कछारी, पहला ऑप्शन होगा। दोमट या कछारी मिट्टी जो है उसको खादर मिट्टी, कांप मिट्टी और एल्फीसोल्स मिट्टी कहा जाता है, कई नाम है इसके। ये मिट्टी राजस्थान का जो पूर्वी भाग है ना, नदियों वाला क्षेत्र, इसके अंदर पाई जाती है। विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी है ये इसको द्वितीय काली मिट्टी भी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बेकरीज इंडिया लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा, जयपुर हो जाएगा अपना पहला ऑप्शन। बेकरीज इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1965 के अंदर भारत सरकार के द्वारा जयपुर में की गई। वर्तमान में इसे हिंदुस्तान लीवर कंपनी को बेच दिया गया है। अगला देखिए, निम्न में से किस स्थल से मिनेंडर शासक के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बताओ। मिनेंडर शासक के 16 सिक्के, बैराट होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बैराट से बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अशोक महान थे ना, उनके टाइम के पंचमार्क सिक्के, आहत सिक्के जिनको बोलते हैं ना, पंचमार्क सिक्के, आहत सिक्के, वो मिले हैं यहाँ से। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं और रंगीन मृद भांड भी मिले हैं। अगला देखिए, वागड़ के परमारों का अंतिम शासक कौन था? बताइए। वागड़ के जो परमार हैं उनका अंतिम शासक आपको बताना है। तो गाइस देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा, विजयराज, पहला ऑप्शन हो जाएगा। मालवा के परमार कृष्णराज थे, उनका एक दूसरा पुत्र था डंबर सिंह, या जिसको डूंगर सिंह भी बोला जाता है इतिहास में। तो इसके वंश से जो वागड़ के परमार थे उनका उदय हुआ था, ऐसा माना जाता है। इनका राज्य डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो भाग था ना, वो है मतलब वागड़ क्षेत्र, जिसको वागड़ कहा जाता है। वागड़ के परमारों की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों अथोड़ा, अथोड़ा नाम की राजधानी। और वागड़ के परमारों का जो अंतिम शासक था उसका नाम था विजयराज। ठीक है ना। अगला देखिए, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक कौन थे? बताओ। राणा भगवंत सिंह, निहाल सिंह, राणा राम सिंह, उदयभान सिंह। तो गाइज यहाँ पे आंसर होगा पहला ऑप्शन, राणा भगवंत सिंह हो जाएगा। ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान भगवंत सिंह धौलपुर के शासक थे। धौलपुर के जो महाराजा थे भगवंत सिंह अंग्रेजों के वफादार थे ये, और ये अक्टूबर 1857 के अंदर ग्वालियर और इंदौर से लगभग 5000 सैनिक, विद्रोही सैनिक धौलपुर राज्य में घुस गए थे। फिर गुर्जर देवा के नेतृत्व के अंदर जो विद्रोही थे उन्होंने 27 अक्टूबर 1857 को राज्य पर अधिकार कर लिया था, और भगवंत जो सिंह था उसको कैद कर दिया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। विजय सिंह पथिक जी बिजोलिया किसान आंदोलन से पृथक किस वर्ष में हुए थे? तो सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक आंदोलन था ये, काफ़ी लंबा चला। आंसर क्या होगा, 1927, पहला ऑप्शन। 1927 में पथिक जी बिजोलिया किसान आंदोलन से पृथक हो गए, और आंदोलन का जो नेतृत्व था वो माणिक्यलाल वर्मा, सेठ जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, इनके हाथों में आ गया था। 40 नंबर का प्रश्न देखिए, मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई थी, वो किस जिले की थी? 40 नंबर के प्रश्न में। तो फ्रेंड्स ये थी उदयपुर जिले की, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी डूंगरपुर जिले की, उदयपुर नहीं, बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। इनका एक गुरु था सेंगा भाई, उसको बचाने के चक्कर के अंदर इनको गोली लग गई थी और
इनकी फिर मृत्यु हो गई थी। 19 जून 1947 को राज्य की जो पुलिस थी उसने रास्तापाल के अंदर नानाबाई खांट की हत्या कर दी थी। उसी दिन भील बालिका वीरांगना कालीबाई अपने गुरु सांगेबाई को बचाने के कारण पुलिस की गोली की शिकार होकर शहीद हो गई थी। चलो आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा महल जयपुर में स्थित है? बताइए 41 में क्या उत्तर होगा? जयपुर में कौन सा महल स्थित है? सामुद महल दोस्तों पहला ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चोमू के अंदर है, चोमू जयपुर में। निम्न लिखित में से किस शासक ने टोंक के प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? राजा दिग्विजय, बी ऑप्शन। प्रसिद्ध घोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? बताइए 43 में उत्तर क्या होगा? तो क्या आंसर होगा इसमें भाई? बी ऑप्शन हो जाएगा, बांसवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? 44 में आपको बताना है गलत विकल्प। थदड़ी सातम भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाई जाती है। 40वां महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त तक मनाया जाता है। और असुचंड पर्व बड़े शुक्ल पक्ष 14 के दिन मनाया जाता है, या फिर थदड़ी सातम के दिन भगवान झूलेलाल जी का जन्म हुआ था। देखो भगवान झूलेलाल जी का जन्म है ना चेटी चंड को हुआ था। डी ऑप्शन होगा, बहुत सारे लोगों का गलत हुआ होगा ये, इसी कारण है ना झूलेलाल जयंती भी मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर का। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? बताओ। तेजाजी, हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी। तो गाइज यहाँ पर ना अपना जो आंसर होगा वो होगा रामदेव जी, डी ऑप्शन। ठीक है, पंचपीरों में रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, पाबू जी, मांगल्या जी, मेहा जी, इनका नाम ही तो आता है। तो रामदेव जी को रोणेचा धनी, विष्णु जी का अवतार, पीरों का पीर, ये सब कहा जाता है। हिंदू रामकृष्ण का अवतार, मुसलमान रामसा पीर के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक के बारे में बताना आपको। 46 में क्या आंसर होगा? तो कोटा राज्य का जो प्रजामंडल के संस्थापक थे उनका नाम है नैनूराम शर्मा, डी ऑप्शन होगा इसमें। अगला प्रश्न है, गलत युग्म को पहचानना आपको, तो पहचानिए गलत युग्म यहाँ पे कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन, विजय सिंह पथिक, बेंगू, राम नारायण चौधरी, मीणा, मोतीलाल तेजावत, भगत, गुरु गोविंद गिरी। देखो मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी या फिर भोमट आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, एकी या भोमट आंदोलन चलाया गया था। भील जनजाति इनको अपना मसीहा मानती है, इन्हें बाबूजी के नाम से भी पुकारा जाता है। और 3 जून का दिन था 1922 के दिन इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। मतलब आंसर क्या आएगा अपना? तीसरा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो दोस्तों वो किसान थे धाकड़ जाति के किसान, डी ऑप्शन होगा इसमें। राजस्थान का सर्वप्रथम संगठित किसान आंदोलन जो कि भीलवाड़ा ऊपरमाल क्षेत्र, इस स्थान के धाकड़ जाति के किसान थे और इन्होंने 1897 के अंदर प्रारंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है? क्या उत्तर होगा भाई इसका? 1 नवंबर 1956, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 7 चरणों से गुजरती हुई राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई थी। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था जो हम आज देख रहे हैं। आगे देखिए, मनोशारीरिक पक्ष से प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? ये वर्गीकरण किया गया दोस्तों सिम्पसन के द्वारा, पहला ऑप्शन होगा इसमें। 1969 के अंदर सिम्पसन के द्वारा दिया गया था। निम्न में से कौन सा अभिनयीकरण प्रविधि का सोपान नहीं है?
कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, छात्रों द्वारा विषय वस्तु का चयन, मूल्यांकन प्रविधियों का चयन, बुद्धिमान छात्रों का चयन। तो इसमें आंसर आएगा बुद्धिमान छात्रों का चयन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तू पढ़ विधि किस विधि को कहा जाता है? तू पढ़ कौन सी विधि का नाम है? व्याख्यान, पाठ्यपुस्तक, समस्या समाधान या कहानी? तो तू पढ़ विधि जो है ना, ये कहा जाता है व्याख्यान विधि को दोस्तों। पहला ऑप्शन होगा इसमें। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार हम बात करें तो शिक्षण विधि चाहे कैसी भी हो, शिक्षण में विशिष्ट घनिष्ठता स्थापित करने वाली होनी चाहिए। समस्या समाधान विधि का सबसे पहले विचार किसने दिया था? तो दोस्तों समस्या समाधान जो विधि है ना, इसका सबसे पहले विचार दिया गया था सुकरात के द्वारा। पहला ऑप्शन होगा इसमें राइट आंसर। अवदान संबंधी समस्या में निम्न में से कौन सा शारीरिक या स्वास्थ्य संबंधी कारण नहीं है? बताओ जी। तो क्या उत्तर होगा? औसत से कम बौद्धिक स्तर, तीसरा ऑप्शन। औसत से कम बौद्धिक स्तर तथा जो पर्याप्त संज्ञानात्मक कौशल होते हैं ना, उनका अभाव संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास से संबंध के कारण होता है। 55 देखिए, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? देखो, समाज संबंधी अव्यय, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसमें होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। 5 वर्ष के बालकों को किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए? बताइए। 5 वर्ष के बालकों को तो चार्ट दिखाकर, खेल के द्वारा, रेडियो द्वारा, रेखाचित्र द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन, खेल के द्वारा। शैशवावस्था में खेल के द्वारा शिक्षण कार्य कराने से वो उसे सीखने के अंदर रुचि लेते हैं। निम्न में से किसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है? 57 में बताइए आउटपुट डिवाइस। तो गाइज आउटपुट डिवाइस जो है ना, जॉयस्टिक, मॉनिटर, सीपीयू और पेन ड्राइव। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा अपना बी ऑप्शन, मॉनिटर। ठीक है, आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है ना, स्पीकर होता है, ये सारे क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस के अंदर माउस आता है, कीबोर्ड आता है, बारकोड रीडर आता है, OCR, MICR, लाइट पेन, ये सब आते हैं। 58 में देखिए, भारत में सबसे पहले प्रायोजना विधि का प्रयोग किस राज्य में किया गया? प्रायोजना विधि का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में किया गया था? पंजाब के अंदर। तीसरा ऑप्शन होगा प्रोजेक्ट मेथड। इसका प्रयोग सबसे पहले पंजाब के अंदर एक जिला है मोगा, वहाँ पे किया गया। मूल्यांकन की प्रक्रिया है उद्देश्य की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय, अनुदेशन के परिणामों की तुलना। तो इसमें आएगा दोस्तों डी ऑप्शन अपना सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए अब आप 60 नंबर का। निम्न में से मूल्यांकन का संबंध किससे है? 60 नंबर के प्रश्न में उत्तर बताइए। मूल्यांकन का संबंध विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, अधिगम अनुभव से या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा डी ऑप्शन। तो ये आपके SST के 60 प्रश्न, एक पूरा कंप्लीट पेपर ये कंप्लीट होता है अपना यहीं पे।